हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 7 जुलाई को आप लोगों का सीटेट एग्जाम का पेपर है। समय आपके पास दोस्तों बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र देखा जाए दोस्तों तो 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा कर की भी जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने क्लास में डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं। 2014 का दोस्तों हमने करा दिया है, 2016 का भी करा दिया हमने और 2018 का भी करा दिया है। और आज की क्लास में हम आपको दोस्तों 2019 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों 7/7/2019 को हुआ था, जिसमें सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों इन 60 प्रश्नों में देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आज की क्लास से आप सही करते हैं। यह दोस्तों स्पेशली पेपर 2 के लिए है, यानी 6 to 8 के लिए है। और दोस्तों अपना असेसमेंट जरूर करिए कि इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यदि दोस्तों विमेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक लाइक दोस्तों बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना असेसमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का 91 नंबर का प्रश्न है। कुछ इस टाइप के ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट का दोस्तों इधर 2-3 साल का पैटर्न रहा है कि वह अभिकथन और कारण से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए क्योंकि दोस्तों पिछली बार का ये पेपर जो 2023 का हुआ था, उसमें भी आपको जो है अभिकथन और कारण के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करके जाना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 91 नंबर का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। कारण दिया है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला विकल्प है ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की, सी ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, और डी वाला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। आप लोग दोस्तों बताइए क्या ये दोनों कथन क्या होंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की, यानी ये दोनों सही है आपका। ठीक है दोस्तों, और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को स्किप किए बिना अंत तक जरूर बने रहिए और अपना असेसमेंट जरूर करिए कि इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों को देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है। दोस्तों बताइए क्या ये तीनों कथन सही है या तीनों गलत है, या इनमें से कौन सही कौन गलत है। आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही हैं, यानी ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों सीटेट एग्जाम आपसे पेशेंस मांगता है, धैर्य, इसलिए प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, समय दीजिए, तभी दोस्तों आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, और जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो आपसे प्रश्न गलत होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसका आंसर कौन सही बताता है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों वायुमंडल के परत दी गई है और इसका सही क्रम का चयन करना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं दोस्तों कौन आंसर इसका सही बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहले क्षोभ मंडल होगी, फिर समताप मंडल होगी, मध्य मंडल होगी, वाह मंडल होगी, उसके बाद बही मंडल होगी। ठीक है, इसके अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है और आपके पास दोस्तों समय कम बचा है, इसलिए सभी प्रश्नों का जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए क्या होगा। 94 नंबर का है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, यही दोस्तों
ऋतुएं बनने का जो है कारण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। कितने लोग बताते हैं कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएं, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा आप लोग कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, यानी कौन सा सही है। तीन आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए, बी और सी। पहला वाला स्टेटमेंट है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। और सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व की सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। आप लोग दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और सी सही है, यानी ए भी सही है और सी भी सही है, बी आपका क्या है, गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़, लोयस, तटबंध या समुद्री गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमोड़। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए वाला ऑप्शन है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकुधारी वन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं आप लोग जल्दी से क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ए, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। बी, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और सी, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। और डी, मैदानी क्षेत्र में ओक्स बोल लेक चाप झील चिन्हित है। आप लोग जल्दी से दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। चूंकि दोस्तों नहीं पूछा गया था इसलिए आपको नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। ऐसा क्यों दोस्तों, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। पहला वाला ऑप्शन है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराएं उत्पत्ति अधिक है। बी, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। सी, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। और डी, पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपने स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है। दो ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत हैं, ए वाला बी और बी वाला ए। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। पूछा गया है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, मृदा में नमी बनाए रखने में। बी, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। सी, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। और डी, पवन की गति को रोकथाम पर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। देखिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को देखे रहिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। पूछा गया है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु या उच्चावच। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समय। देखिए दोस्तों समय आपके पास भी कम है, इसलिए दोस्तों आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का आंसर बताइए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ए वाला
ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, बी जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सी सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, और डी वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को दोस्तों कितने भागों में वितरित किया जा सकता है, जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में वितरण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है और इसका भी आंसर आप बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं इसका। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। विविध समाज की बात की गई है, ठीक है, डाइवर्सिटी सोसाइटी की बात की गई है। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके दोस्तों सामने हैं। विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, उसे वही जो दोस्तों है विविध समाज की विशेषताएं हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जल्दी से हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग में जेंडर में रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। देखिए दोस्तों जेंडर से एक प्रश्न पूछना है, निश्चित रूप से हर बार एग्जाम में पूछा गया, सीटेट की हिस्ट्री इतिहास रहा है कि जेंडर से आप एक प्रश्न पूछाता है और विकार से भी एक प्रश्न पूछता है। 2 प्रश्न आपके दोस्तों फिक्स हैं, ठीक है, ये मान के चलिएगा आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। ए महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, बी महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, सी महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, और डी महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, यही जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जल्दी से दोस्तों आप बताइए क्या आंसर होगा। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ए महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, बी धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और सी श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, और डी महिलाओं के लिए मताधिकार। आप लोग बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए मताधिकार। यही नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है। आगे चलते अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। जातकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जातकों के विषय में 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जल्दी से बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं, डी वाला हो जाएगा, यानी कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। यही जातकों के बारे में दोस्तों बात कही गई है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। बी वाला ऑप्शन है यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था, और सी यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है, और डी यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। एथेनियन लोकतंत्र की बात की गई है। 4 ऑप्शन दोस्तों, 4 ऑप्शन को दोस्तों पढ़िए और हमें आंसर बताइए। देखते हैं दोस्तों कितने लोग आंसर बताते हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका हो जाएगा 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यह एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं थी। बाकी ये तीनों थी दोस्तों, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही से आंसर इसका आप बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्होंने हार स्वीकार की, वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ठीक है, यही दोस्तों जो है समुद्रगुप्त की ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते ही हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। प्रश्न हमारा है कि मिलान कीजिए, कला रूप दिया गया और इधर इनकी नामावली दी गई है। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से मैच कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, यह हो जाएगा तैल चित्रकला कहलाती है, यानी पहले वाले का आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, बी वाला जो है आपका चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, यह नयना भीराम है, ये पहला वाला हो जाएगा। इसी तरीके से सी वाला दोस्तों दूसरा वाला हो जाएगा, यानी ये रूप चित्रण कहलाएगा। और ये चौथा वाला आपका बचा तीसरा वाला, तो इतिहास चित्रकला हो जाएगा। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका आंसर दोस्तों बताइए। आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है। आप लोग बताइएगा कौन से ऐसे व्यापारिक केंद्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत, मद्रास और कलकत्ता। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके विचार में दोस्तों करना है, बौद्ध महायान के बारे में। ए वाला है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, या एक सही या एक गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए गलत है परंतु बी सही है, यानी ए वाला गलत है, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और कुछ इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों दिन प्रतिदिन सीटेट में टफ होता जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएं दोस्तों क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों पहला आपका दिया गया है कि महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। क्या ये सही है। बी वाला ऑप्शन है कि महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये दोनों जो है राजस्व व्यवस्थाओं के बीच सही अंतर को स्पष्ट करते हैं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं। दोस्तों ये तो 1 लाइनर का क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आपको बताना चाहिए। पूछा गया है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था ईदगाह या गुल फरोशा या दरगाह या खानगाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दरगाह। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, वासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, शकुबाई द्वारा या रामानुज द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामानुज द्वारा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि दोस्तों यह एक फौजदारी अदालत थी, बिल्कुल सही, और यह यूरोपियन जिलाधीशों
की अध्यक्षता में चलता था, ये भी सही है आपका। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। पूछा गया है कि गैरिसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर है और नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों, हमारे साथ इन प्रश्न को पढ़िए। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका को निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना या कंठस्थ कराना। जल्दी से दोस्तों आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है और इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा जाता है। ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बी, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। जल्दी से दोस्तों आप बताएं क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ये होगा नहीं, आपका ये होगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। जानकारी का स्मरण करने में अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी में से कोई नहीं, ना तो ये होगा नहीं आपका ये होगा। देखिए दोस्तों, कुछ इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सोचेंगे बिल्कुल ईजी प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा अब नहीं है दोस्तों। प्रश्न का लेवल दोस्तों बढ़ रहा है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है, जल्दी से आप बताएं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, यही एक सर्वोत्तम इसका अभ्यास है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका भी आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, बी आपका है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सी विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं और डी विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, बी विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति और सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और डी समुचित चित्र कोलाज बनाना। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ए, सी और डी वाला सही हो जाएगा, यानी ए, सी और डी ये जरूरी है, बाकी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। क्या है प्रश्न हमारा कि कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। ए विश्लेषण करने की क्षमता, बी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, सी तर्क करने की क्षमता और डी अनुभवों की तुलना। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। अगला प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, कौन सी होगी। ए उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, बी जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, सी उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना और डी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। यही आंसर आपका सही होगा, यानी कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे
हैं आपको ए समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, बी सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, सी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले वस्तुओं पर चर्चा करनी चाहिए और डी मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। आप लोग बताइए दोस्तों इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। देखिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल दिया गया है, डी वाला ऑप्शन दिया गया है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, निगेटिव ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। ए एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी समूहों का विचार पूर्वक चयन करना और डी कार्य की पूर्ति करना। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, सॉरी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी नहीं सही है, कार्य की पूर्ति करना ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कॉमन सेंस का ये प्रश्न है, अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो खुद ही सही कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, बी विद्यार्थी बड़े होंगे और अपनी जानकारी ढूंढ लेंगे और सी समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए और डी दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और डी वाला स्टेटमेंट दोनों सही है, यानी ए वाला सही है और डी सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जाता है, यानी माना नहीं जा सकता है। ए अबुल फजल, बी राज सुंदरी देवी, सी जियाउद्दीन बरनी और डी मुजफ्फर आलम। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजफ्फर आलम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां या गुफा चित्रकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हस्तलिपियां हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी क्षमता के मुद्दे। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों जो है आलोचनात्मक दोनों स्टेटमेंट पे चर्चा कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। सामान्यीकरण करना, परिमाण निकालना, परिकल्पना करना या वर्गीकरण करना। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिकल्पना करना हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, बी व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना और सी पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा और डी विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका है, पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। कार्टून की क्या भूमिका होती है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, यही जो है कार्टून की भूमिका है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि रंग भेद प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव पैदा करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का दोस्तों चयन करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों गलत है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, यानी सरपंच चुनकर के आते हैं और वार्ड के सदस्य यही ग्राम पंचायत में चुनकर के आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए ना कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी मीन्स लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। ए, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। बी, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। और सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। और डी, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है, हम वेट कर रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है, यही स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न बड़ा है, मैच करने वाला प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों ऊपर भी एक आया था। ठीक है, पूछा गया है कि ए और बी सूची पर विचार कीजिए और सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी जो है विभिन्न प्रकार के ऋण है। यानी दोस्तों ये जो है कि ग्रामीण रोजगार है और ये आपके विभिन्न प्रकार के ऋण है। ठीक है, दिया गया है रोजगार में आपका दिया गया है कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान, और जो है आपका ऋण में दिया गया है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग और उर्वरक, कीटनाशी बीज और कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। जल्दी से दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका पहला, तीसरा और दूसरा, यानी ऐसे मैच करेंगे दोस्तों इसको हम लोग। देखिए ध्यान से, यानी कि कृषि श्रमिक जो है पहला ही हो जाएगा, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग हो जाएगा, उसके बाद बी वाला आपका जो है तीसरे से हो जाएगा, यानी बड़ा किसान जो है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण होता है जो है, और उसके बाद मध्यम किसान ये दूसरे से हो जाएगा, यानी उर्वरक, कीटनाशी बीज हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए पूछा गया है कि दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही है, यानी कि कौन सा रूप है। ठीक है, 4 ऑप्शन दोस्तों जल्दी से बताइए, हम वेट करें इस आंसर का क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। यही बुनकर और सौदागर के बीच दोस्तों व्यापार का यही रूप है, यही संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। ए वाला है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। और सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी से टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसमें क्या किया गया है कि कुछ स्टेटमेंट है जो इधर उधर करके लिखे गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स को सही क्रम में सेट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला, यानी कि दोस्तों आपका पहले आपका हो जाएगा बी, यानी बी आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद सी वाला हो जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपका डी वाला हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे, और ई चौथे नंबर पे, और ए आपका हो जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, ये 5वें नंबर पे हो जाएगा ए वाला। इस तरह से आपको सेट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, जो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण
आपके लिए पूछा गया है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए वाला है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हैं वह सरकार बना सकती है। बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल आपका बी सही है, ए वाला आपका गलत है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और ये क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ए वाला दिया गया है कि बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और देखते हैं इस प्रश्न को दोस्तों कितने लोग सही बताते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों हमारे साथ पढ़िए। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इन्हें पहचानें। 4 कथन दोस्तों दिए गए हैं, इन 4 कथन में से कौन सा गलत है जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग, हम वेट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी और सी, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी बी वाला आपका गलत है, सी बाकी ये दोनों आपके सही हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको जो है 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए, जिसमें दोस्तों एसएसटी मींस सोशल साइंस के 60 प्रश्न कराए। इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। यदि यह क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों हमारे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए।